मैं मौजूद हूँ। यार गर्म पानी की बोतल क्यों पिलाते हो? कम से कम फ्रिज ही रख लो, भोला तो ठंडा कराया करो। हाँ जी, कितने लोग आ गए हैं जी? जरा दिखाइएगा। और अभी तक लोग आंखें पूरी कर रहे हैं, आंखें को जरा एक दफा इनके कैमरे ऑन करवाएं, जरा एक दफा मुझे शक्ल दिखवाएं इन लोगों की। मैं जरा कैमरे देखना चाहता हूँ। जनाब अपने आप को जरा कैमरास की स्क्रीन में लेकर आए। फिल्म सब ऊपर से देखें ना, यहाँ से। हाँ, इसको बंद कर दो यार, बड़ा करो इसको। मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग हैं जो कि अब फिल्म साहब बड़ा कर दें इसको। क्यों लड़ाई कर रहे हैं मेरे साथ? वो साइड से बड़ी होती है ये। खब्बे भी खोल दें। हाँ जी। अबादुर रहमान एज यूजुअल। खुश रहो, जियो। उसके अलावा तौसीफ को मैं देख पा रहा हूँ, उबैदुल्ला को देख पा रहा हूँ, मुगीस का पीछे बड़ा अच्छा बैकग्राउंड लगा हुआ है। वैसे तो मुगीस ज्यादा सोया हुआ है, लेकिन फिर भी मुगीस ने बैकग्राउंड लगा के इसको बैलेंस कर दिया है। अब वो क्या है, हादी है, पता नहीं क्या है, 539 अली अली है, मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ से रोशनी की वजह से। बाकी लोग अपने कैमरे ऑन करें। राफे, मनाहिल रियाज, सईदा हादिया, पता नहीं कौन कौन लोग हैं। और राहिम। राहिम, ये तुम किधर बैठे हुए हो? मोहम्मद राफे। मोहम्मद राफे भी अपना कैमरा सेट कर रहा है। सुबह के टाइम आप लोगों की उठने की आदतें नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से लोग जागे हुए हैं। नूरुलैन, मैं आपको देखना चाह रहा हूँ कि आप जागी हुई हैं कि सोई हुई हैं। हमजा, फसीउर रहमान, मैसम। भट्टी साहब ने भी ऑन कर लिया कैमरा। हमजा, ये तुम ऑन कैमरा नहीं किया हुआ 469, ये खुद तुम्हें तस्वीर इस तरह की लगाई हुई जैसे लगता है जैसे बंदा बैठा हुआ है। अबूजर। सर एक मिनट में मोबाइल पे यूज कर रहा हूं, मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, काइंडली 2 मिनट। उधर ये बेडों से निकलना पड़ेगा मुझसे पढ़ने के लिए। सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर मैं जिंदगी में अपने आप को यहाँ पे सर मैं लाकर लॉन्च उठा के बैठा हुआ हूँ। सर मैं लॉन्च पे बैठा, मेरा लैपटॉप चार्जिंग में था इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो कर लो चार्जेस में। हाँ जी, खवातीन में से अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा। अपना बेटा मुंह हाथ धोएं। मुंह हाथ धो के अपना कैमरा ऑन करके शक्ल दिखाएं, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। उसके बगैर तो वैसे पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे। राफे ने ऊपर शर्ट पहनी हुई है, नीचे उसने रात का स्लीपिंग सूट पहना हुआ है। राफे। राफे, जी तुमने सर। तुमने अस्सलाम ऊपर वालेकुम। से शर्ट पहनी हुई है और नीचे तुम स्लीपिंग सूट में हो। ये तुम जो मुझे गेड़ा करा रहे हो ना, सर नहीं वो मुझे जो तुम लोगों के सर गेड़े हैं ना, ट्राउजर टाइप। ट्राउजर टाइप ही होती है, ऐसे ही होता है बेटा तुम लोग। यही तो मैं देखने के लिए मूव कर रहा हूँ कि किस किस को। अब बहादुर रहन तो वहाँ रहमान, तुम्हें शेव की शदीद जरूरत है इस वक्त। जैसे तुम भी चाचू की तरह, तुम्हारी भी मूछें बढ़ जानी शुरू हो जानी है उर्तुगल की तरह की। अभी तक सब लोगों के कैमरे ऑन नहीं हुए। ना है लासमा, अबू जर, आसिफ लगा हुआ है। और कौन कौन है मुझे नजर जो आ रहा है? फायजा, नूरुलैन, हमजा। हमजा। सुबहान ने भी अपना कैमरा आखिरकार ऑन कर लिया है सन 14 अगस्त को। हैं? हाँ हाँ, शो कर रहे हैं सारे के सर। हम टेबल पे बैठ के अभी क्लास लेते हैं। हम कौन सा अबू जर आसिफ की अभी आंखों को उसने भी मुंह नहीं धोया अभी तक। अभी नींद के शदीद आसार हैं। आसमा, लतीफ, नूरुलैन, फायजा, गफ्फार गफ्फार पता नहीं वही है, मनाहल, सईदा, भी सिर्फ हमारी खवातीन रह गई। कम से कम आवाज से बताएं कि आप लोग पहुंचे हुए हैं, सोए तो नहीं हुए। अपने आप को अनम्यूट करें, ये पांचों खवातीन। आप सब लोग अपने आप को खुद से अनम्यूट कर सकते हैं।
बस फायजा इतने काफी है, पर चल गया तुम जागी हुई हो। अब बाकी किधर हैं? शक्लें दिखाएं मुझे अपनी कि जागी हुई है कि नहीं जागी हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। नूरुल अहन बेटा अस्सलाम ऐसे। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तुम लोगों को पता है कि मैं किसी भी टाइम कैमरा ऑन कर सकता हूँ। तुम लोगों का काम बनता है सुबह के टाइम उठो, बल्कि सुबह के टाइम क्या, अब तो फजर के बाद बहुत अरसा हो गया, घर की सुबह के टाइम उठ के सफाई सफाई करो, बर्तन बुर्तन धो, बिल्कुल फ्रेश अप होके तो क्लास के लिए रेडी हो। जिस तरह आबाद ने सारी सफाई कर ली हुई है और अब स्कूल से क्लास लेने के लिए बैठा है। अरमगान ने भी बर्तन धो लिए हैं, और अरमगान भी अब इसलिए बैठा है कि सर मैं बिल्कुल रेडी हूँ, सारे घर के काम कर लिए, अब मैं सिर्फ पढ़ने के लिए बैठा हूँ। तो तुम अभी तक खवातीन सो रही हो, आसमा लतीफ अभी तक सोई हुई है। आसमा लतीफ, आसमा लतीफ अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। सोई हुई है। बाद लोगों ने अपने माइक सेट किए हुए हैं, ऑटो ऑन हो जाता है और मुझे लगता है कि वो क्लास में है, जबकि दर हकीकत वो सोए होते हैं। वो कौन आया जी हमारे पास आखिर में? हाशम। बहुत सारे लोग तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि सर शान 9:30 बजे आएंगे और हम जब तक आराम से। अबादुर रहमान आज नाश्ते में क्या खाया है? मैंने फ्रेंच टोस्ट बना के खाया। यार ये तुम रोज ही फ्रेंच टोस्ट खाते हो, रोज खुद ही बना के खाते हो, और कोई जिस दिन हालात आप है? पूछते हो उस दिन मैंने फ्रेंच टोस्ट खाया होता है। ये तो कोई बात ना हुई। तुम और जिस तुम दिन खुद बनाना हो ना वो आसान काम होता है तो मैं वो मतलब बनाता तुम हूँ। कहना चाहते हो कि अम्मा से बनवाना मुश्किल काम है और खुद बनाना आसान काम है? कोई हालात नहीं तुम्हारे, वैसे नहीं, जिस तुम्हारी दिन खुद बनाना हो। ऐसे ही तुम्हारी अम्मा को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा कि बहादुर माँ ने कहा कि अम्मा से कहो तो बड़ा मुश्किल से बना कर देती है, मैं खुद बनवा लेता हूँ बड़े आराम से। बड़े अफसोस मैं की उठा बात है। लेट हूँ ना, हमारे स्कूल जाना था। बहादुर रहमान को ही शर्म करो। बाबा को बना के दिया है कि नहीं? बाबा को मैंने बना दिया था। बाबा को अम्मा ने बना दिया, इसका मतलब बाबा टाइम से उठते हैं, तुम देर से उठते हो, यही तो मैं चाहता हूँ तुमसे पता करवाना। अरीज, मेहरान अली, महरीन अली के मेहरान अली पता नहीं जो। जब तक ये मुझे सब ओके नहीं करेंगे मैंने क्लास शुरू नहीं करनी, मैंने ऐसे ही आप लोगों को देखते रहना और आप लोग मुझे देखते रहो बैठ के। अरीज अनम्यूट करो, अपनी अपनी अटेंडेंस लगवाओ। वालेकुम अस्सलाम। अरीज क्या हाल है? अरीज रहमान क्या हाल है बेटा? अरीज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी अरीज, हेलो हेलो। अरीज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बुरहान ने अस्सलाम भी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरीज क्या हाल है आपके बेटा, ठीक हो? हेलो। हाँ जी अरीज, मुझे अब आपकी आवाज आ रही है, आप ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। हाँ बेटा, आंख खुल गई आपकी, सुबह हो गई? जी सर। अच्छा चलो गुड, शाबाश। अरीज ने नाश्ते में क्या खाया? सर स्ट्रॉबेरी जूस पिया है। वाह, बड़ी हेल्दी लोग चीजें खा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी जूस, अबादुर रहमान हालात देखो ये होते हैं। स्ट्रॉबेरी जूस अपने लिए भी बनवाया करो, मेरे लिए भी स्कूल कॉलेज भेजा करो। ओके सर। चले जी, ओके जी, आए जी। मेरे ख्याल में काफी लोगों को हमने देख लिया, जागा दिया जितने के लोगों को जगा सकते थे। जो सोता है वो खोता है, अभी भी कोई सोया हुआ है तो वो, इसको पंखे को हल्का करो, इसकी आवाज बहुत है। सॉरी कैमरा ऑन कराया अच्छा जनाब, आए। है सर ने गर्ल्स को नहीं कराया। सर ने गर्ल्स को भी कहा है? अच्छा, सर ने सिर्फ सबको कहा है? सब अपने आप को अनम्यूट किया करें और सब बताया करें कौन कौन लोग जाग रहे हैं और कौन कौन नहीं जाग रहा। अच्छा जी, थैंक यू। हम लोग प्रिवियंस की बात कर रहे थे और क्यूम साहब का रोज कोशिश होती है कि मैं फिर शुरू से शुरू कर दूं। मैं ये सब बातें आपके साथ करवा चुका हुआ हूं। कहाँ से शुरू करना था? मेजरमेंट शुरू करना था। तो जनाब, हमने प्रिवियन से रिलेटेड दो बातें डिस्कस की थी और हमने प्रिवियन की
डेफिनेशन को भी कवर किया था और हम लोगों ने प्रोवियंस की रिकग्निशन के अंदर भी कुछ चीजों को डिस्कस किया था। और आपने देखा था कि जब मैं प्रोवियन की रिकग्निशन की बात कर रहा था या मैं प्रोवियन की जिस वक्त डेफिनेशन की बात कर रहा था, तो हम यही सीख के आए थे कि इट हैज टू बी द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। और हमने साथ ये भी सीखा था कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के साथ साथ हमें जरूरी है कि हम उसकी अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट कर सकें। और हमने देखा था कि जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है वो हमेशा किसी पास्ट इवेंट की वजह से होती है। किसी फ्यूचर की ऑब्लिगेशन को आप अपने लिए लायबिलिटी या अपने लिए प्रोविजन नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये थी हमारी जो पिछली डिस्कशन और हमने उसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को देखा था। आज हम बात को लेकर चलेंगे मेजरमेंट की तरफ। और मेजरमेंट को जब हम लेके जा रहे हैं तो मेजरमेंट में हमें वो क्या बताता है, पहला पॉइंट बताता है कि जिस वक्त तुमने अपनी मेजरमेंट करनी है, तुमने जिस वक्त अब ये बात डिसाइड कर ली कि तुमने जिस वक्त एक प्रोविजन को, अब हम चूंकि सिर्फ प्रोविजन की बात कर रहे हैं तुमने प्रोविजन को देखा और तुमने प्रोविजन को देखा कि क्या ये प्रोविजन रिकग्नाइजेबल है कि नहीं, तो तुमने उसके लिए क्या किया, तुमने प्रोविजन को रिकग्नाइजेबल होने के लिए उसका कुछ क्राइटेरिया था, तुमने उसके क्राइटेरिया को देखा कि वो मीट करती है कि नहीं, वो प्रोविजन है कि नहीं है। उसमें हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि इट मस्ट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। उसके बाद हमने कहा इट इज ऑलवेज समथिंग विच कम्स बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट। फिर हमने कहा कि जनाब जब हमारे पास ये जो पास्ट इवेंट है इसको हमने क्या कहा था कि ये कौन सा इवेंट होता है, हमने कहा था ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट होता है। तो हमने यहाँ पर पास्ट इवेंट को ऑब्जर्व किया। फिर हमने कहा इसके सिलसिले में आपको देयर मस्ट बी द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। और हमने कहा कि इसकी जो अमाउंट है इट कैन बी मेजर्ड रीजनेबली, हम इसके अमाउंट का जो तयन है इस पर वो हम एक रीजनेबल तरीके से इसको मेजर कर सके। और सबसे जो अहम बात थी जब हमने लायबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक जो बात कही थी वो ये थी इट मस्ट बी समथिंग विच इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, पास्ट ऑब्लिगेशन, इन सब का किसी किस्म का भी हमारे लिए इजाजत नहीं थी कि हम उसको प्रोविजन कह सके। और आपने देखा था कि कुछ ऐसी हमारे पास प्रोविजंस थी जिनको कि हम प्रोविजंस कहते थे लेकिन वो प्रोविजन का क्राइटेरिया या प्रोविजन की डेफिनेशन मीट नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मिसाल के तौर के ऊपर प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स। तो हमने कहा कि ये अंग्रेजी के लफ्ज है प्रोविजन के। अब हम उस स्टेज से बाहर निकल आए हैं और अब हम अपनी प्रोविजन को पहचान सकते हैं। अब हम अगली स्टेज के ऊपर हैं जिसके अंदर क्या बात करनी है, जिसके अंदर हमने बात करनी है कि हमने प्रोविजन को किस वैल्यू के ऊपर मेजर करना है। कहता जनाब हम जब प्रोविजन को वैल्यू मेजर करने के लिए बात करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के रिस्क होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास रिस्क की सर्टेनमेंट्स होती हैं, रिस्क की एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है जब हम अपनी प्रोविजन को मेजर करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ी अहम बात का पैरा बता रहा है। अगर कहता एक हमारे पास ऑब्लिगेशन है जो कि सिंगल ऑब्लिगेशन है और उसका सिंगल आउटकम निकल सकता है, तो फिर हमने प्रोविजन को किस तरीके से कंप्यूट करना है, द बेस्ट एस्टिमेट वुड बी मोस्ट लाइकली आउटकम, मोस्ट लाइकली आउटकम। और बाज दफा ऐसा होता है कि एक पॉसिबिलिटी के एक ही वक्त में मोर देन वन चांसेस भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम मोस्ट लाइकली आउटकम नहीं लेते बल्कि हम उनको एवरेज आउट करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देके चलता हूं, हम जब ये बात करेंगे तो एग्जांपल से बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर पे कहता एक कंपनी है जिसका नाम जीपीएल है और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट विन किया है जिसके अंदर उसको अपने एम्प्लॉइज के लिए एक टेम्पररी अकोमोडेशन बना के देनी है, क्योंकि वो एक नया एयरपोर्ट बना रहे हैं। और उस टेम्पररी अकोमोडेशन के लिए उनको कहा गया कि आप पब्लिक पार्क्स जो हैं उनके अंदर अपनी अकोमोडेशन बना लें और 2 साल के बाद जब आप ये जगह छोड़ के जाएंगे तो इन ब्लॉक्स को रिमूव कर दीजिएगा और इस जगह की रीइंस्टेटमेंट कर दीजिएगा। उन्होंने ब्लॉक्स के साथ बिल्डिंग बना ली है और अब जब ब्लॉक के साथ बिल्डिंग बना ली है तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि इन ब्लॉक्स को हमने जो यहाँ से दोबारा उठाना है, अब चूंकि हम ब्लॉक से बिल्डिंग बना चुके हैं हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। पहले थी हमने ब्लॉक से बिल्डिंग बनानी है, अब ये नहीं है। अब ये लाइन पढ़िएगा, अगर तो होता कि हमने ब्लॉक से बिल्डिंग बनानी है तो हम कहते हैं अभी तक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन नहीं, अब कहता है ब्लॉक से हमने बिल्डिंग बना ली है। अब जब हमने ब्लॉक से बिल्डिंग बना ली है तो अब हम एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में फंसे हुए हैं जिसके तहत आज से 2 साल के बाद मुझे इस बिल्डिंग को यहां से रिमूव करना है और मैंने इसकी कमिटमेंट दी हुई है, मैंने इसको अपने लिए ऑब्लिगेशन दी हुई है। सो नाउ इट बिकम्स द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब जनाब कहता क्या है कि उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया और एस्टिमेट के मुताबिक वो ये कहते हैं कि हमें इस जगह पर जो ब्लॉक्स हैं उनको रिमूव करके और रीइंस्टेटमेंट करने की बात करेंगे तो हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, हमें 20 लाख का खर्चा करना पड़ेगा
और अगर 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 सिचुएशन हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो गई और अगर हमारे लिए इक्वेशन कॉम्प्लेक्स ना हुई और हमारे लिए काम आसान रहा तो हमें 13 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि दो सिचुएशंस आ गई, या तो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की कंडीशन में हमें 20 लाख लगाना पड़ेगा ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए, और या जो इक्वेशन है वो ईज आउट हो सकती है और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रही तो हमें 13 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। अब क्या कहता है, कहता है इस बात के 60% चांसेस हैं कि काम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। मैंने क्या कहा, जब कभी आउटकम दो में से एक हो सकता हो। अब जाहिर सी बात है ये चांस नहीं है कि हमारे पास सिचुएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो और कॉम्प्लेक्स भी हो, या तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होएगी या वो कॉम्प्लेक्स होएगी। अगर मैं इनको मेजर करने की बात करके चलूं तो हम कहते हैं कि जी कितने % चांस है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यार इसको मिटाना मेरे भाई, हम कहते हैं जनाब अगर हमारे पास सिचुएशन है तो उस सिचुएशन के मुताबिक अगर हम बात करके चलें तो हमारे पास इसके मुताबिक 60% चांस है कि हमारा काम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब 40% चांस है किस बात का, कि हमारा काम जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। आप देख सकते हैं कौन सी चीज ज्यादा प्रोबेबल है, 60 के 40, 60% इज मोर प्रोबेबल। अगर 60% इज मोर प्रोबेबल तो फिर हम किसकी प्रिवियन करेंगे, हम फिर मोस्ट प्रोबेबल इवेंट की प्रिवियन करेंगे। और यहां पे हमें बताया हुआ है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो हमने कितने की प्रिवियन करनी है, 13 लाख की प्रिवियन करनी है। तो यहां पर फिर हम प्रिवियन करेंगे 13 लाख की। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें मैंने कहा कि आपका आउटकम एक हो सकता है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, या आपका आउटकम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये मुमकिन नहीं कि दोनों इवेंट्स एक ही वक्त में वकूफ पजीर हो जाएं। तो फिर आप किसको देख के चलेंगे, फिर आप मोस्ट लाइकली आउटकम को देख के चलेंगे कि कौन सा हमारा इवेंट जो है वो मोस्ट लाइकली आउटकम है। ठीक होगी बात सर, यहां पर हमारे सामने ये बात आ गई। बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा आउटकम्स जो हैं वो आ सकते हैं, और वो जो एक से ज्यादा आउटकम है वो एक ही वक्त में आ सकते हैं। इस तरह की कंडीशन पे हम क्या करेंगे, हम फिर तमाम सिचुएशंस को लेंगे और तमाम सिचुएशंस के मुताबिक हम फिर मोस्ट प्रोबेबल की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी एक एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। ये बड़ी अच्छी उसने हमें एग्जांपल दी हुई है। वो कहता है जनाब हमने क्या किया, हमने 10,000 आइटम जो थे वो बेचे, और जब हमने 10,000 आइटम बेचे हमारा ख्याल ये है कि हम अगर एक हमारा एस्टिमेट है कि फॉर एवरी 100 आइटम हमें 20 आइटम्स के अंदर हमें थोड़ी बहुत रिपेयर करवानी पड़ती है, जिस पर हमें 100 रुपए का खर्चा आता है। 10 आइटम्स के अंदर हमें रिपेयर करवानी पड़ती है जो सब्सटेंशियल रिपेयर होती है, जिस पर हमारा 400 रुपए का खर्चा आता है। और 5 आइटम्स के अंदर हमें बहुत बड़ी मेजर रिपेयर करवानी पड़ती है, जिसके ऊपर हमारा 800 का खर्चा आता है। नाउ सी, हमारे पास स्मॉल रिपेयर, सब्सटेंशियल रिपेयर और मेजर रिपेयर 3 किस्म की चीजें हैं। और इस बात के चांसेस, अगर मैं 100 में से 20 की बात करूं, 20% पे चांसेस हैं कि उनमें स्मॉल रिपेयर आएगी, 10% के चांसेस हैं कि उनके अंदर हमारी सब्सटेंशियल आएगी, और 5% पे चांसेस हैं कि हमारी क्या आएगा, मेजर रिपेयर आएगी। कहता है जनाब ऑन एवरेज द नीड फॉर रिपेयर बिकम्स एपरेंट आफ्टर 6 मंथ। हम साल में 10,000 बेचते हैं तो 6 महीने बाद हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स है आनी शुरू हो जाती हैं। अब जब 6 महीने गुजरे तो इसका मतलब हमने कितना माल बेचा था अभी, अगर साल में 10 बेचता हूं तो 6 महीनों में मैंने 5,000 यूनिट बेचे थे। अब यहां पे देखिएगा जो पिछली सिचुएशन थी उसमें हमारे पास था कि सिर्फ एक किस्म का आउटकम आ सकता है, या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। लेकिन यहां पर मैंने 5,000 यूनिट बेचा है, यहां पर मेरे पास स्मॉल रिपेयर भी आएंगी, सब्सटेंशियल रिपेयर्स भी आएंगी, मेजर रिपेयर्स भी आएंगी, और एट द सेम टाइम मेरे पास अगर मैं देखूं तो 20, 30 और 65% यूनिट ऐसे होंगे जिन पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास 65% यूनिट्स ऐसे भी होंगे, 65% यूनिट्स ऐसे भी होंगे जिन पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि चूंकि 65% इज द मोस्ट प्रोबेबल, चूंकि इसलिए ये नहीं कहेंगे कि एक ही वक्त में हमें ये चारों सिचुएशंस आ सकती हैं, चूंकि नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास मल्टीपल हैं, किसी में स्मॉल होगी, किसी में सब्सटेंशियल होगी, किसी में मेजर होगी। तो फिर क्या करना है, फिर हमने ये करना है कि हमने इसकी एवरेज और फिगर निकालनी है। इन 65% के ऊपर तो मेरी जीरो कॉस्ट लगेगी, क्योंकि इस पर तो कुछ भी खर्चा नहीं होना। अगर मैं 20% निकाल लूं 5,000 का तो वो बना 1,000, इसको जरब किया 100 से तो वो बन गया 1 लाख। 10% निकाला 5,000 का तो बन गया 500, इसको जरब किया 400 से तो बन गया 2 लाख। 5% निकाला
5,000 का, उस पर खर्चा हुआ 250 रुपए का, और उसको मल्टीप्लाई किया 800 से, तो बन गया 2 लाख। इसका मतलब कि मेरी जो एवरेज फिगर है वो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, मुझे 5 लाख खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 5,000 यूनिट बेचता हूं, अगर मैं 5,000 यूनिट बेचता हूं, तो उस 5,000 यूनिट बेचने के ऊपर एक ही वक्त में उन्हीं 5,000 यूनिट में से 20% यूनिट्स की रिपेयर निकलेगी जिस पर 1 लाख लगेगा, 10% यूनिट्स की रिपेयर निकलेगी जिसके ऊपर मेरा 2 लाख लगेगा, 5% की रिपेयर निकलेगी जिसमें मेरा 2 लाख लगेगा, जबकि 65% के ऊपर मेरा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अब देखिएगा, ये पूरे के पूरे जो 100% यूनिट्स हमने बेचे, ये सारी सिचुएशन बैक वक्त यक वक्त एक ही वक्त में होकर चल रही है। तो ये वो दूसरी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास सिंगल आउटकम नहीं निकलता बल्कि मल्टीपल आउटकम निकलता है। और अगर कभी मल्टीपल आउटकम निकले तो फिर आपने उसकी एवरेज आउट लेकर, वेटेड एवरेज लेकर अपनी अमाउंट को कंप्यूट करना है। सो बात की अगर हम समरी करके चलें तो बात की समरी क्या बनती है? बात की इन 2 क्वेश्चंस को पढ़ने से हमारी समरी ये बनती है कि हमारे पास जब हम रिस्क की बात करके चलते हैं, जब हम रिस्क और अनसर्टेनिटीज की बात करके चलते हैं, तो हमारे पास 2 सिचुएशंस बनती हैं। या तो हमारे पास एक वक्त के लिए सिंगल आउटकम बनता है, या तो हमारे पास एक वक्त के लिए सिंगल आउटकम बनता है, या हमारे लिए पॉसिबल है कि एक ही वक्त में हमारे मल्टीपल आउटकम हो जाए। अगर सिंगल आउटकम हो तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने मोस्ट प्रोबेबल को देखना है। फिर हमने ये नहीं करना कि हम कहें कि अच्छा जी, जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था, इस पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 60% चांस के ऊपर 13 लाख था हमारे पास। उसमें क्या था? उसने कहा था 60% चांस है कि 13 लाख, और हमारे पास 40% चांस है कि 20 लाख। लेकिन भाई चूंकि इनमें से दोनों सिचुएशंस बैक वक्त नहीं हो सकती, तो फिर हमने इसी 60% को चूज किया था और इसकी 100% की प्रोविजन कर दी थी 13 लाख की, जो कि हमारा आउटकम सिंगल था, मल्टीपल आउटकम पॉसिबल नहीं था। जो चीज मोस्ट प्रोबेबल होगी हम उसकी पूरी की पूरी अमाउंट से प्रोविजन कर देंगे। हम अज्यूम करेंगे कि चूंकि सिंगल आउटकम ही होना है, भाई तुम्हें गोली लगी है, अल्लाह ना करे किसी शख्स को गोली लगी है, तो वो या तो बच सकता है या वो मतलब कि अल्लाह को प्यारा हो सकता है। तो इसका मतलब फिर एक ही आउटकम पॉसिबल है, 2 आउटकम पॉसिबल नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो 80% लमिया को प्यारा है और 20% वो दुनिया में है, या वो जिंदा है या वो जिंदा नहीं है। तो मल्टीपल आउटकम के अंदर क्या हुआ? आपने देखा, हमने 5,000 यूनिट बेचे थे और उनमें से एक ही वक्त में मल्टीपल आउटकम हमारे पास थे। 20% हमारे पास था, 10% हमारे पास था, 5% हमारे पास था, और 65% हमारे पास था। थोड़ी रिपेयर भी हो रही थी, सब्सटैंशियल भी हो रही थी, मेजर भी हो रही थी, और नो रिपेयर भी हो रही थी। जो कि मल्टीपल आउटकम्स थे, तो फिर हमने क्या कहा? फिर हमने कहा कि हमने इसकी वेटेड एवरेज की जो वैल्यू थी उसको लेकर हमने इसकी टोटल अमाउंट कंप्यूट कर लेनी है। सो दैट इज समथिंग विच इज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। अगर सिंगल आउटकम हो तो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन को लेकर वैल्यू मेजर करें, और अगर मल्टीपल आउटकम्स हो तो फिर उन तमाम की एवरेज आउट कर लें। और ये दोनों के उसने हमारे साथ एक बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है यहां पर डिस्कस किए हुए हैं। जनाब, किसी को इस बात में कोई प्रॉब्लम? रेज द हैंड या अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो मैं बात को आगे लेकर चलता हूं। ये जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल पढ़ी है जिसमें सिंगल ठीक। आउटकम है, उसके आंसर में ये लिख रहा है however there is a significant chance that the job will be complex so should be measured at the liability at higher amount। मैंने सोल्यूशन के ऊपर बात नहीं बेटा की ना, तुम सोल्यूशन में चले गए हो। मैंने तो कहा लेकिन मुझे एक मिनट है जो ना, तुम अगर सवाल पे आ गए हो, अंग्रेजी पे आ गए। हाँ जी, कहाँ क्या लिख रहा है बताओ? ये however there is a significant chance that the job will be complex, सेकंड लास्ट ये लिख रहा है जी। काट दो। अब बताओ अब क्या मसला है? अब सही ठीक है, जी। खत्म होगी बात। जनाब, टाइम वैल्यू का मतलब ये होता है बहुत सारी वर्किंग्स करते हैं हम, बहुत सारी वर्किंग करते हैं, और बहुत सारी वर्किंग्स को करते वक्त हमारे पास अपनी वैल्यू को, जो हमने अपनी लायबिलिटी को कंप्यूट करना होता है। जरूरी नहीं कि उसके पैसे आपको विद इन 12 मंथ्स मिल जाएं। बाज दफा आपको उसके पैसे मोर देन 12 मंथ्स भी मिल रहे होते हैं। हम लोग बहुत सारी जगहों पर ये चीज पढ़ेंगे कि कि हम अगर अपनी वैल्यू को आज नहीं ले रहे बल्कि आज से हम अगले पीरियड में ले रहे हैं, तो कुछ जगह ऐसी हैं जिस तरह के प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, तो वहां पर हमें IAS 12 कहता है कि तुमने उस फिगर को डिस्काउंट नहीं करना। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंपल प्रोविजन की, जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर स्टैंडर्ड कहता है कि तुमने क्या करना है,
अगर कोई प्रीवियन मोर देन 12 मंथ से ऊपर है तो तुमने उस प्रीवियन को डिस्काउंट करना है। तुमने क्या करना है, तुमने उसकी प्रीवियन शुड बी मेजर्ड एट द प्रेजेंट वैल्यू। जब वो प्रेजेंट वैल्यू की बात करता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज 1 साल से जायद है, अगर कोई चीज 12 महीनों से ज्यादा पीरियड के बाद हम पे करके चल रहे हैं, तो उसे क्या करो, उसको डिस्काउंट करो। और डिस्काउंट करने के लिए आपको वो मार्कअप का रेट कौन सा इस्तेमाल करना है, मार्कअप का रेट आपने इस्तेमाल करना है प्री टैक्स। डिस्काउंट के दो रेट्स होते हैं, एक प्री टैक्स रेट होता है और एक पोस्ट टैक्स रेट होता है। प्री टैक्स रेट वो होता है जिसके ऊपर अभी आपने टैक्स का इंपैक्ट ना लिया हुआ हो, और पोस्ट टैक्स रेट वो होता है जिसको डिस्काउंट करके आपने टैक्स का रेट भी, उसमें टैक्स की जो कॉम्प्लिकेशन या टैक्स की एडजस्टमेंट भी मूव कर ली हो। हम इस काम में नहीं पढ़ेंगे कि हाउ टू कंप्यूट द प्री टैक्स रेट या हाउ टू कंप्यूट द पोस्ट टैक्स रेट। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि अगर कभी प्रीवियन मोर देन 12 मंथ से आगे जा रही है तो आप उस प्रीवियन को क्या करेंगे, आप उस प्रीवियन को टैक्स का रेट लगाते हुए डिस्काउंट करेंगे। और आपको डिस्काउंटिंग का फार्मूला आता है, P is called the discounting. P is equal to A 1 plus I raised to power minus n। ये है आपका डिस्काउंट का फार्मूला। आपको पता है, जिस तरह क्वेश्चन में वो कहता है जी सपोज करें कि हमें उस क्वेश्चन में 2 सालों के बाद 20 लाख देना पड़ जाता। अगर हमें 2 सालों के बाद हमें 20 लाख देना पड़ जाता तो हम क्या कहते, हमारे लिए फिर ए क्या था, हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। हमारे लिए हमारा ए क्या था, 20 लाख। 1 प्लस आई क्या था हमारे लिए, हमारा रेट ऑफ मार्कअप जो उसने बताया हुआ है 10% प्री टैक्स रेट है। और एन क्या बनता, एन हमारे लिए बन जाता 2 साल। तो बेटा आपने यहां से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी थी। आपने क्या करनी थी, इसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं अगर इसकी एंट्रीज बताऊं कि हम इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, तो भाईजान ये देखिएगा हमने क्या करना है। हमारे पास यहां पर वो जो प्रीवियन थी, अज्यूम करके चलता हूं वो 20 लाख की थी, और उस 20 लाख की प्रीवियन को आपने 2 सालों बाद पे करना था। चूंकि 2 सालों बाद पे करना था, हमारा रेट ऑफ मार्कअप 10% था। आपने क्या किया, आपने इसको डिस्काउंट कर लिया, और डिस्काउंट करके मैं अज्यूम करता हूं कि वो वैल्यू 16,50,000 बनती है। मैं अज्यूम करता हूं कि वो अमाउंट जो है वो 16,50,000 की है। आप अपनी एंट्री करेंगे, आप अपनी किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे 16,50,000 से, अगर डिस्काउंटेड वैल्यू यही है, और अपनी प्रीवियन को, अपनी लायबिलिटी बुक कर लेंगे कितने से, 16,01,650,000 से। अब यहां से आपने अपनी प्रीवियन बुक कर ली। अब जब साल खत्म होगा तो आपने जो 1 साल का 16,50,000 पर मार्कअप है, अब आपने उसकी एंट्री करनी है। और मार्कअप की एंट्री किस तरह की जाएगी, मार्कअप को हम कहां डील करके चलेंगे। मैं अज्यूम करता हूं कि हमारे पास 16,50,000 के ऊपर पहले और दूसरे साल में कितना मार्कअप होगा। मैं कहता हूं जनाब पहले साल में हमारे पास 1.5 लाख का मार्कअप होगा, और अगले साल में हमारे पास 2 लाख का मार्कअप होगा। ये मार्कअप किस पे निकल रहा है, उसी तरीके से निकल रहा है, पहले हमने उसको डिस्काउंट किया था, अब हम इसको कंपाउंड कर रहे हैं। तो 16,50,000 के ऊपर 1 साल का मार्कअप निकाला तो वो 1.5 लाख बन गया, ये अमाउंट बन जाएगी 18 लाख। और 18 लाख पे मार्कअप निकाला तो वो 2 लाख बन गया, तो ये अमाउंट बन जाएगी 20 लाख। और हमने कितनी अमाउंट पे करनी थी, हमने 2 सालों बाद 20 लाख की अमाउंट पे करनी थी। अगर पहले साल की अमाउंट 1.5 लाख की बनती है मार्कअप के ऊपर, तो हम उस मार्कअप की अमाउंट की एंट्री क्या करेंगे, आपने मार्कअप को एज अ मार्कअप देखना है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने कहा मार्कअप, या मैं इसको फाइनेंस कॉस्ट देख लूं, मैंने कहा 1.5 लाख रुपए को डेबिट करें, और मैंने कहा क्रेडिट करें प्रीवियन को कितनी अमाउंट से, 1.5 लाख से। आपकी प्रीवियन अब बढ़ के कितने की हो जाएगी, साल के आखिर में 18 लाख के ऊपर हो जाएगी। सर इस मार्कअप का क्या करना है, तो जाओ जाकर जिस बंदे ने IAS 23 पढ़ाया उसको पूछ लो। अगर तो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो ये कैपिटलाइज कर लेना, और अगर ये एसेट जो है जिससे रिलेटेड मार्कअप आ रहा है ये क्वालिफाइंग नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरीके के साथ जब अगला साल आया तो अगले साल भी आपने आखिर में क्या एंट्री की, आपने मार्कअप डेबिट किया। इस दफा अगले साल में 2 लाख का मार्कअप था, और आपने अपनी प्रीवियन को क्रेडिट कर दिया, और आपकी प्रीवियन जो थी वो इस दफा वो भी 2 लाख से बढ़ गई। अब क्या हुआ, अब आपकी प्रीवियन की अमाउंट जो है वो बढ़ चुकी हुई है। मैं अगर यहां पर आपके साथ प्रीवियन का अकाउंट बनाऊं, तो हमने प्रीवियन कितने से बुक की थी, 1,650,000 से, जो कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू थी। फिर क्या हुआ, इसके अंदर 1.5 लाख का मार्कअप उस साल का अक्रू हुआ। अब हमारी प्रीवियन कितने की हो गई थी, हमारी प्रीवियन 18 लाख की हो गई थी। और फिर ओपनिंग बैलेंस हमारे पास अगले साल के लिए 18 लाख का था। फिर अगले साल 2 लाख का मार्कअप इसके ऊपर अक्रू हुआ, तो अब ये प्रीवियन कितने की हो गई थी, अब ये प्रीवियन जो थी यहां पर ये 20 लाख की हो गई थी। और फिर क्या हुआ, ये 20 लाख की प्रीवियन थी, और अब आपने प्रीवियन के मुताबिक जब अपना एक्सपेंस किया, जब आपने अपना वो खर्चा पे किया, जब आप उस प्रीवियन के मुताबिक जिसको आपने प्रोवाइड फॉर किया हुआ एक्सपेंस करने जाएंगे, तो वो 20 लाख का खर्चा आपको करना पड़ेगा। एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे
प्रवीण को डेबिट करेंगे 20 लाख से और अपने कैश को या अपने बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे 20 लाख से। जनाब यूं आपने 20 लाख की पेमेंट की और जब आपने 20 लाख की पेमेंट की तो यहां पर इसको डेबिट किया और अकाउंट आपका नील हो गया। तो यूं हमें वो कहता है कि आपने प्रवीण को आपने जब भी अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना है तो आपने प्रवीण अगर मोर देन 12 मंथ्स के ऊपर की प्रवीण है तो उसकी टाइम वैल्यू को लेके चलें, उसको डिस्काउंट करें और डिस्काउंट करने के बाद अपनी प्रवीण को रिकॉर्ड करें और फिर इसको री रोल करते रहें, फिर इसको आप ओपन करते रहें और जब आप ओपन करेंगे तो इसकी मार्कअप की अमाउंट क्रिएट होती जाएगी। वो एक तरफ तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी लेकिन दूसरी तरफ प्रवीण को बढ़ाती जाएगी और जब हमारे 2 साल पूरे हो जाएंगे तो हमारे पास जो कि डिस्काउंट रेट था उसी डिस्काउंट रेट से हमने इसको डिस्काउंट किया था तो उसी डिस्काउंट रेट से हम इसको कंपाउंड करेंगे। तो जब कहता आप इसको कंपाउंड करेंगे तो इसकी जो अमाउंट बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ने से ये दोबारा 2 सालों के बाद 20 लाख की हो जाएगी और जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे प्रवीण को डेबिट और कैश को या बैंक को क्रेडिट। जनाब किसी का यहां पर कोई क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क ताकि मैं इस बात को यहीं पर क्लियर कर दूं। फिर हम जाते हैं बुक के ऊपर के बुक ने उसकी क्या एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, कॉस्ट की क्लास में बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं। FR2 के अंदर सारे इतने अच्छे बच्चे हैं वो सवाल पूछने को अपनी वैसी मजबूरी समझते हैं। कह रहा नहीं हो ये आपके साथ वो एंट्रीज हैं जो मैं आपसे करवा के आया था, उसने पूरी एंट्रीज नहीं की, मैंने आपके साथ पूरी एंट्रीज कर दी हैं। तो जनाब सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने अब प्रवीण की मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ अपने पॉइंट्स को सीख रहे हैं। हमने पहला पॉइंट सीखा रिस्क और अनसर्टेनिटीज का। हमने कहा अब सिंगल आउटकम होगा तो आपने मोस्ट प्रोबेबल लेना है और अगर मल्टीपल आउटकम्स होंगे तो आपने एवरेज लेनी है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा दैट इज द प्रवीण के उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपने लेकर चलना है। तीसरा पॉइंट क्या है, फ्यूचर के इवेंट्स, वक्त के साथ साथ फ्यूचर के इवेंट्स को भी आपने साथ कंटेम्पलेट करना है और उन फ्यूचर के इवेंट्स को भी आपने साथ अपनी प्रवीण की अमाउंट की कंप्यूटेशन करते वक्त आपने उसको भी इंपॉर्टेंस देनी है। The measurement of an obligation must take expected future changes into account where there is a sufficient objective evidence that it will come. In such cases, the measurement of the provision should be based on the reasonable expectation of technically qualified objective observation. अभी यहाँ पे इसने सवाल नहीं दिया हुआ, मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की मोड में लेके चलता हूँ। वो एग्जाम्पल की मोड क्या है, वो एग्जाम्पल की मोड हम उसी को लेके चलते हैं। वो कहता है वही सफाई करनी है। कहता है वो जो मैंने सफाई करनी है उसके लिए मुझे आज से 2 साल के बाद उस जगह की सफाई करनी है और जब मैं उस जगह की सफाई करने जाऊंगा तो आज से 2 साल के बाद मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, 20 लाख का। कहता जनाब ये तो है कि अगर मुझे आज से 2 साल के बाद उसकी सफाई के लिए आज की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े तो मुझे 20 लाख रुपए लगेगा। लेकिन उसने कहा मेरी एक एंटीसिपेशन है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई टेक्नोलॉजी की वजह से वो जो ब्लॉक्स हैं वो बड़े आराम से उठाए जाएंगे, जमीन को खोदना नहीं पड़ेगा, हमें कोई लंबा चौड़ा गंद डालना नहीं पड़ेगा और अगर हम उस न्यू टेक्नोलॉजी को जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि वो विद इन 2 इयर्स आ जाए तो वो कहता है मेरा कितना खर्चा होगा, मेरा 17 लाख रुपए का खर्चा होगा। भाईजान अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 20 लाख, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी चूंकि 2 सालों बाद आ जानी है और उस न्यू टेक्नोलॉजी से मेरी जो एंटिसिपेशन है वो क्या है कि मेरा खर्चा 17 लाख का होगा, तो स्टैंडर्ड ने यही कहा है कि फिर तुम इस 20 लाख के ऊपर प्रवीण क्रिएट ना करो, बल्कि ये जो फ्यूचर का इवेंट है, इस फ्यूचर की इवेंट की वजह से तुम्हें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने का चांस मिल जाएगा, तो तुम फिर 17 लाख के ऊपर अपनी प्रवीण क्रिएट करो, रादर के तुम अपनी प्रवीण 20 लाख पे क्रिएट करो। तो यही वो बात कहता है कि जो फ्यूचर के अंदर आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं, जो फ्यूचर के अंदर आपके न्यू लेजिस्लेशन की वजह से आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो भाईजान आपके पास अगर उन लेजिस्लेशंस का, उन डेवलपमेंट्स का नॉन रिबटेबल एविडेंस है और आप उसके ऊपर समझते हैं कि आप उसका रिलायबल एस्टिमेट कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करें, आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन टेक्नोलॉजीज की वजह से अपनी कॉस्ट की रिडक्शन को, या अगर उससे आपकी कॉस्ट बढ़ने का चांस है तो अपने कॉस्ट को इंक्रीज वैल्यू के ऊपर आपको अपनी किताबों में उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हमें अपने फ्यूचर के इवेंट्स को जहन में रख के चलना है, लेकिन याद रखिएगा फ्यूचर के इवेंट में कभी भी ये वाली बात जो है आपने नहीं लेके चलनी। यानी कि क्या नहीं लेके चलनी कि मैं फ्यूचर में अपने एसेट्स बेचूंगा और फ्यूचर में जब मैं अपने एसेट्स बेचूंगा तो उसकी वजह से मुझे कुछ गेन होगा, तो आप इस फ्यूचर के गेन की प्रवीण नहीं कर सकते। बेटा प्रवीण लायबिलिटी की होती है,
प्रीवियन फ्यूचर के एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स की नहीं होती। प्रीवियन लायबिलिटी का पार्ट है, प्रीवियन फ्यूचर का एसेट नहीं होता। प्रीवियन हमेशा बैलेंस शीट के लिए लायबिलिटी ही ट्रीट होके आती है। आपकी एक्सपेक्टेड डिस्पोजल, अगर कभी आपको फ्यूचर के अंदर कुछ एक्सपेंस करने का एंटिसिपेशन हो रहा है तो आपने देखा कि चूंकि प्रीवियन इज अ लायबिलिटी, हम उस फ्यूचर के एक्सपेंस के एंटिसिपेशन को देखते हैं कि क्या वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। अगर तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन चुकी हुई हो तो फिर हम उस फ्यूचर की लॉसेस को या उस फ्यूचर के एक्सपेंस को चूंकि वो आपके आज की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो हम अकाउंट फॉर करते हैं। लेकिन ये जो गेन्स हैं, पहली तो बात ये है कि ये लायबिलिटी होते ही नहीं, गेन्स तो आपके एसेट्स होते हैं। तो गेन्स को आपने कभी भी जब एसेट बेचेंगे फिर गेन बुक करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब मेरा एसेट का गेन जो है वो होगा। अगर आपको अपने एसेट के ऊपर वैल्यू बढ़ चुकी हुई है और आप समझते हैं कि आप अपने एसेट के ऊपर बेहतर गेन कमा सकते हैं तो आप एसेट का गेन तो रिकॉर्ड ना करें, लेकिन आइए 16 में जाएं और वहां पर रीवैल्यूएशन मॉडल में चले जाएं और रीवैल्यूएशन मॉडल में जाके अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा लें और अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ाकर सरप्लस अपना क्रिएट कर लें। तो वो अलाउड है आपके लिए, लेकिन एंटिसिपेटेड गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट की आपको इजाजत नहीं है। यहां तक कोई मसला? तो जनाब जिस तरह हम बात को करके चल रहे थे, अब हमारे पास अगली बात आती है एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो मैंने आपको बता दिया कि हम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट को कभी भी मेजर नहीं करेंगे। हम कभी भी गेन्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट को कभी भी अकाउंट फॉर नहीं करेंगे जब तक कि एसेट बिक नहीं जाते। जब एसेट बिक जाएंगे तो फिर हम उनको जरूर अकाउंट फॉर करेंगे, लेकिन जब तक एसेट बिकते नहीं है हम एक्सपेक्टेड गेन्स को कभी भी अपनी किताबों में इनकम नहीं बना सकते। जनाब रीइंबर्समेंट, ये हमारा छठा पॉइंट है जो मेजरमेंट से रिलेटेड हमें गाइड किया गया है। रीइंबर्समेंट क्या होती है जनाब? रीइंबर्समेंट ये होती है, कभी आप लोगों ने अगर देखा हो तो हम इंश्योरेंस करवाते हैं, हम गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाते हैं। गाड़ियों की इंश्योरेंस का मकसद क्या है कि अल्लाह ना करे अगर मेरी गाड़ी को कोई हादसा हो जाता है तो मुझे उस गाड़ी को जो रिपेयर करवाना पड़ेगा, उस रिपेयर के अगेंस्ट जो मेरे अखराजात होंगे वो मुझे क्या होंगे, वो मुझे रीइंबर्स हो जाएंगे। तो रीइंबर्स का मतलब ये होता है कि आप एक खर्चा करते हैं और कोई थर्ड पार्टी आपको अंडरटेक करती है कि अगर ये अखराजात जो आपने किए हैं हमारे दिए हुए क्राइटेरिया और हमारी दी हुई कंडीशंस को ओके करते होंगे तो हम आपके ये पे किए हुए अखराजात आपको वापस रीइंबर्स कर देंगे। रीइंबर्समेंट के लिए रूल क्या है? वो कहता है हम किसी भी रीइंबर्समेंट को उसी वक्त अपने लिए रिसीवेबल खड़ा कर सकते हैं जिस वक्त हम ये समझें कि इसका हमारे लिए आना वो वर्चुअली सर्टन है और फिर इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा जनाब, मेरी इसके ऊपर एक ओपिनियन है, मेरी इसके ऊपर स्टैंडर्ड के मुताबिक ओपिनियन है कि यहां पर ये जो रीइंबर्समेंट है ये कतन भी, मेरी जाती राय है, मैं स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा कतन नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि रीइंबर्समेंट और रीइंबर्समेंट की डिस्कशन का प्रीवियन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि रीइंबर्समेंट की अगर प्रीवियन होती है तो भाईजान प्रीवियन तो एक लायबिलिटी होती है और रीइंबर्समेंट को तो आपने एक एसेट ट्रीट करना होता है। तो इसलिए मेरा इसके ऊपर अपना, जो कि जाहिर सी बात है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं एक अकाउंटिंग पर अपना फतवा दे सकता हूं इस जिम्मेदारी के साथ कि ये सिर्फ मेरी लायबिलिटी है। बाकी मेरे अकाउंटिंग के उलमा कराम इस बात को नहीं मानते, वो तो किताब के मुताबिक मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं, क्योंकि किताब जो है ये नाउज बिल्ला कोई इल्हामी किताब नहीं है। प्रीवियंस का वर्ड जो यहाँ पे यूज किया हुआ है मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये प्रीवियन नहीं है। मैं समझता हूं कि चूंकि ये एक मिलती जुलती बात थी तो मैं इसको यूं ट्रीट करता हूं कि इसको प्रीवियन के चैप्टर में दे दिया गया है लेकिन ये प्रीवियन है नहीं। अब मेरी इस बात को जहन में रखते हुए, क्योंकि अगर मैं ये बात मान लूं कि ये प्रीवियन है तो फिर तो भाईजान फिर तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने आप को प्रॉब्लम में ले आऊंगा। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो बात समझने वाली है वो क्या है, वो ये है कि हम एक रीइंबर्समेंट के अगेंस्ट एक तरफ तो अपना एसेट बनाते हैं और एक तरफ जो उसने वर्ड प्रीवियन की बात की है वो उसने वर्ड प्रीवियन की बात दूसरे साइड से की है। वो क्या कहता है जरा उसकी बात को समझते हैं अपने न्यूमेरिकली, फिर हम दोबारा इसकी अंग्रेजी को पढ़ते हैं तो फिर जाकर हमें समझ आएगा कि वो उसको प्रीवियन के चैप्टर में क्यों मूव करता है। हम एक कहते हैं जी हमारी एक गाड़ी है,
हमारी एक गाड़ी है और उस गाड़ी को हम चला रहे थे और उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी और उस गाड़ी का कुछ नुकसान हो गया और उसका नुकसान होने के ऊपर हमें क्या करना पड़ा, हमें रिपेयर करवानी पड़ी। हमें जब रिपेयर करवानी पड़ी तो मैंने यहां पर अपने पास क्या किया, मैंने अपने रिपेयर का एक्सपेंस जो था उसको डेबिट किया और दूसरी तरफ मैंने अपना जो पेएबल था इसको क्रेडिट किया। ठीक है जी, पेएबल क्रेडिट किया। ये रिपेयर का एक्सपेंस मैं कहता हूं मेरी गाड़ी के ऊपर मेरा 20,000 रुपया खर्चा हो गया और अब ये रिपेयर का एक्सपेंस भी जो है ना, ये भी मैंने कहा कि मेरा पेएबल हो गया 20,000 से। मैं गया गवर्नमेंट के पास, मैं गया अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास, उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा कि जी जनाब बिल्कुल हम ये पैसे आपको अदा कर देंगे। अब यहां पर स्टैंडर्ड कहता है ये जो तुमने ये जो रिपेयर का एक्सपेंस अपने पास किया है, तुम्हें इस एक्सपेंस के अगेंस्ट रीइंबर्समेंट आनी है। कहता है जनाब ये रीइंबर्समेंट जो तुम्हारे पास आनी है ये तुम उसी वक्त अपनी किताबों में रिकॉर्ड करोगे जिस वक्त तुम्हें इस बात का यकीन है। और वो यकीन की बात को सर्टन पे नहीं लेकर आया, बल्कि उसने कहा वर्चुअली सर्टन है। जब मैंने पीछे बताया था तो सर्टन था 100%, जबकि वर्चुअली सर्टन था 86 से लेकर 100 तक के लिए। तो कहता अगर तुम यकीन के अंदर वर्चुअली सर्टन हो कि ये पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो फिर पता क्या करो, तुम अपने पास यहां पर रिसीवेबल बुक कर दो। कितनी अमाउंट से रिसीवेबल बुक कर दो? उसने कहा यहां पर 3 हालतें हो सकती हैं। या तो तुम्हें पैसे कम मिलेंगे 20 से, या तुम्हें पैसे 20 के बराबर मिलेंगे, और हो सकता है तुमने कोई गेड़ा गुड़ा कराया हो और तुम्हें 20 के बजाय 25 मिल रहा हो। तो उसने कहा रिसीवेबल कैन नेवर बी मोर देन दिस अमाउंट। तुम अपना रिसीवेबल इस 20,000 से ऊपर बुक नहीं कर सकते। चाहे 25,000 रुपया तुम्हें मिलना वर्चुअली सर्टन ही क्यों ना हो, फिर भी तुम अपनी रिलेटेड लायबिलिटी के अगेंस्ट अपनी उस रिलेटेड लायबिलिटी से ज्यादा अपनी किताबों में रिसीवेबल बुक नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आपको कितने का रिसीवेबल मिल रहा है? मैंने कहा जनाब मुझे रिसीवेबल मिल रहा है से 18,500 का। अब मैंने इसको जिस तरह यहां पर डेबिट किया था, अब रहा इसे क्रेडिट करना। कहता तुम्हारे पास क्रेडिट करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। रिसीवेबल तुमने बुक कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास क्रेडिट करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन है? या तो तुम जाओ और तुम जाकर अपनी अदर इनकम को 18,500 से क्रेडिट कर दो, या तो ये काम कर लो, या तुम जाओ और जाके अपने जो रिपेयर का एक्सपेंस है उसको क्रेडिट कर दो। यानी कि अपने रिपेयर के एक्सपेंस को जब तुम क्रेडिट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिपेयर का एक्सपेंस कम होके कितना रह जाएगा? 2500 रह जाएगा। तो उसने कहा ये वाला काम तुम कर सकते हो, चाहो तो उसको अदर इनकम बना दो, चाहो तो तुम अपने रिपेयर के एक्सपेंस को उसे क्रेडिट दे दो, लेकिन सुन लो कभी ये काम नहीं करना। कि क्या नहीं करना? उसने कहा कभी भी तुमने ये काम नहीं करना कि तुम इस रिसीवेबल को और इस पेएबल को भी आपस में नेट ऑफ कर दो। ये तुम्हें काम करने की कतई इजाजत नहीं है। रिसीवेबल सेपरेट रहेगा, पेएबल सेपरेट रहेगा। पेएबल शुड ऑलवेज बी सेपरेट। हां, तुम रिपेयर के एक्सपेंस के अगेंस्ट इस इनकम को नेट ऑफ कर सकते हो, तुम इस इनकम को सेपरेट इनकम भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन तुम इसे कभी भी अपने रिसीवेबल को पेएबल के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। ये थी वो स्टोरी जो समझाना चाह रहा है। अब फिर से देखिएगा, कहता तुमने अपनी रीइंबर्समेंट कब बुक करनी है? उसी वक्त बुक करनी है जिस वक्त तुम्हारी रीइंबर्समेंट मिलने के चांसेस वर्चुअली सर्टेन होंगे। और याद रखो तुमने इसको अपना एक सेपरेट एसेट बनाना है। इसे कभी भी तुमने अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट, पेएबल के अगेंस्ट नेट ऑफ नहीं करना, प्रोविजन के अगेंस्ट, लायबिलिटी के अगेंस्ट, पेएबल के अगेंस्ट नेट ऑफ नहीं करना। और कभी भी ये जो अमाउंट है ये तुम्हारी प्रोविजन की अमाउंट से, पेएबल की अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी अमाउंट कभी भी पेएबल की अमाउंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने भी तो ये बताया है कि तुमने क्या करना है, तुमने इसको सेपरेट अपनी किताबों में रिसीवेबल बनाना है। और ये रिसीवेबल की जो अमाउंट है, कभी भी ये 18,500 की रिसीवेबल की अमाउंट, इट शुड नेवर बी मोर देन 20,000। ये 18,500 हो सकती है, ये 20,000 हो सकती है, लेकिन ये कभी भी 20,000 से ऊपर नहीं हो सकती, चाहे ये वो वर्चुअली सर्टन ही क्यों ना हो, जब तक कि वो मिल ना जाए। और फिर उसने कहा कि तुमने अपनी लायबिलिटी को सेपरेट शो करना है और अपने एसेट को सेपरेट शो करना है। कहता 37 अलाउ करता है कि जो एक्सपेंस है रिलेटिंग टू प्रोविजन ये नेट ऑफ भी हो सकता है। मैंने भी आपको यही बताया, मैंने कहा कि हाँ तुम चाहो तो इसको अदर इनकम बना दो 18,500 को, और तुम चाहो तो इसको रिपेयर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, वो डेबिट था तुम उसको क्रेडिट कर दो, तो ये नेट ऑफ भी हो सकता है। तुम्हें इस बात की इजाजत है। ठीक होगी बात सर? लेकिन तुम कभी भी पेएबल को रिसीवेबल के अगेंस्ट आपस में नेट ऑफ नहीं कर सकते। कोई मसला?
यार मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं मेरे बच्चों को। और नूरुलैन, और नूरुलैन, नूरुलैन, मुगीस आता हूँ आपकी तरफ। नूरुलैन, नी नूरुलैन, नूरुलैन सोई हुई है। नूरुलैन, तो भाई इसको फोन करके पूछो कि जिंदा है। घर वालों को बताओ कि बच्ची जो है वो हमारे साथ क्लास पढ़ रही है, लेकिन ना वो हमें रिप्लाई करी ना कुछ करिए। इसी घर मैसेज करो जरा, मैं बात करता हूँ किसी और से। जब तक छोड़ दो नूरुलैन को। 585 है, चालीस को घर के बात करके बताएं कि बच्ची जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मसला तो नहीं है। हाँ जी, किसी और ने अपने आप को अनम्यूट किया था, मुगीस ने। मुगीस आप बात पूछिएगा। सर अगर 25,000 मिलना हो उसकी एंट्री कैसे पास और करेंगे? ये 25,000 मिलना हो फिर की करांगे जी? 25,000 मिलना हो फिर? मुझे पता है तुम्हारी गंदी सोच के सर पैसे ज्यादा भी तो मिल सकते हैं। अब क्या हुआ? अब ये हुआ, हमारे पास पहली एंट्री पड़ी हुई थी। पहली एंट्री क्या पड़ी हुई थी? हमने खर्चा किया था रिपेयर का। रिपेयर का खर्चा था हमारा 20,000 का। और हमने कितने का रिसीवेबल बुक किया था? हमने रिसीवेबल बुक किया था 25,000, सॉरी 20 का हमने रिसीवेबल, सॉरी 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 सॉरी, यूम साहब भी जाग गए हैं। और हमने पेएबल बुक किया था 20,000 का। ये हमारी पहली एंट्री थी। अब क्या हुआ? हमने गेड़ा गुड़ा कराया और हमने उन्हें कहा कि हमें 25,000 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन मैंने क्योंकि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट बता दी, तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो 25,000 रुपया रिसीवेबल बुक हो ही नहीं सकता। तो फिर हम मजबूर हो गए। हमने मजबूर होकर क्या किया? हमने अपनी किताबों में रिसीवेबल कितने से बुक किया? 25,000 से और 20,000 से, क्योंकि हम इस अमाउंट से ज्यादा जा नहीं सकते थे। और अपनी किताबों में हमने जो रिपेयर की अमाउंट थी, उस रिपेयर की अमाउंट को, या हमने अदर इनकम, दोनों काम कर सकते थे, उसको भी हमने 20,000 से अमाउंट खड़ी कर दी। अब ये तो हमारी एंट्री करवाना मजबूरी थी ना। स्टैंडर्ड ने कहा था कि तुम अपना रिसीवेबल 20,000 से ज्यादा कर ही नहीं सकते। लेकिन अब एक्चुअली पैसे 25,000 आ गए हैं। ऐसे ही हुआ है ना मुगीस? पैसे 25,000 आ गए। यस सर। हमें पता था 25 आना है, लेकिन हम 25 बुक नहीं कर सकते थे जब तक कि वो हमें आ ना जाता। स्टैंडर्ड ने हमें मना कर दिया था। अब जब 25 आया तो मैंने क्या किया? मैंने कैश को डेबिट किया कितने से? 25,000 से। अब मेरे पास रिसीवेबल कितने का था? 20,000 20,000 से। और अब जो मेरा 5,000 बचा, वो क्या बचा? अदर इनकम। वो तेरी ऐसी कम तैसी। सवाल क्या था तुम्हारा? तुम्हें तो आता था ये। यही था। बड़े तुम लोग मेरे टेस्ट लेते हो। तुम लोगों का ख्याल है शाम साहब ने वहां पर आलू चने देकर सीए पूरा किया हुआ है। मेरे टेस्ट लेते हो कि सर को आती है एंट्री के नहीं आती? शर्म करो, डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों का। जनाब क्लियर होगी बात सर? यस सर। चलो बंद कर दो इसको। कोई साहब नूरुलैन को फोन करवाओ, शाजिद को पूछे से घर क्या मसला है बच्ची को। ना वो फोन का जवाब दे रही है, ना वो हमारे साथ अपने आप को अनम्यूट कर रही है। ऑल इज बीइंग वेल। ऐसा तो नहीं कि वो सोई हुई है और सिर्फ उसने हमें ऑन करके दे दिया हुआ है। जनाब चेंज इन प्रवीण, चेंजेस इन प्रवीण। जनाब हमारी जो प्रवीण होती है, जाहिर सी बात है हम जब एक बात करते हैं प्रवीण की, तो वो एक बेस्ट एस्टिमेट होता है। और जरूरी नहीं होता कि जो आपका बेस्ट एस्टिमेट है, जो आपने प्रवीण के लिए अपना एस्टिमेट किया हुआ है, वो कोई हदीस हो गई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह वक्त बदलता है, वैसे वैसे आपकी प्रवीण की अमाउंट्स जो है वो भी चेंज हो सकती हैं। मतलब मैं आज एंटिसिपेट कर रहा था कि मेरा फ्यूचर के अंदर खर्चा, मैं आज एंटिसिपेट कर रहा था कि मुझे 20 लाख लगेगा इसके ऊपर। मैंने ग्राउंड खराब कर दिया गवर्नमेंट का, मुझे लग रहा है 20 लाख लगेगा। आज से 6 महीने बाद पता चला कि नहीं यार, ग्राउंड तो ज्यादा खराब हो गया है, ये 20 नहीं है 24 लाख लगेगा। और हो सकता है 6 महीने बाद पता चला कि नहीं यार, इन्होंने तो ग्राउंड कुछ भी खराब नहीं किया, मैं तैमी 20 लाख सोचन दिया सीगा, तो वो 20 लाख के बजाय 13 लाख भी हो सकता था। तो भाईजान जिस तरह प्रीवियंस की फिगर हमारी चेंज होती है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि प्रीवियन को आप हर साल और हर वक्त रिव्यू करते रहो। प्रीवियन एक बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट है। देखो ना, प्रीवियन की डेफिनेशन ही क्या थी? प्रीवियन की डेफिनेशन ही ये थी कि एक प्रीवियन एक लायबिलिटी थी, लेकिन ऐसी लायबिलिटी थी जिसकी के अमाउंट जो थी वो सर्टन नहीं थी, जिसकी के अमाउंट सर्टन नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ हम उसका एक बेहतरीन प्रोबेबिलिटी को लगाते हुए उसका एक प्रोबेबल एस्टिमेट लगा रहे थे, रिलायबल एस्टिमेट लगा रहे थे बेटा। लेकिन एस्टिमेट तो फिर चेंज हो सकता है ना। ये एस्टिमेट कभी बढ़ भी सकता है, ये एस्टिमेट कभी कम भी हो सकता है, क्योंकि इसकी अमाउंट जो थी वो सर्टेन नहीं होती। तो ये एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी से बढ़ भी सकता है और ये एस्टिमेट कभी प्रोबेबिलिटी से
कम भी हो सकता है। अगर कम होगा तो प्रोविजन को कम कर लेंगे, और अगर ज्यादा होगा तो हम प्रोविजन को बढ़ा लेंगे। भाई प्रोविजन को हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, और अगर प्रोविजन बढ़ानी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को फर्दर डेबिट कर देंगे और प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे। और अगर हमें प्रोविजन कम करनी पड़ेगी फिर क्या करेंगे, हम प्रोविजन को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। तो भाईजान प्रोविजन बढ़ने में फर्दर एक्सपेंस हो जाएगी और प्रोविजन कम होने में फर्दर हमारा जो एक्सपेंस किया हुआ प्रोविजन था वो हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो प्रोविजन कोई हदीस की फिगर नहीं होती, प्रोविजन अपवर्ड भी जा सकती है और प्रोविजन डाउनवर्ड भी जा सकती है। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15, जिसमें उसने हमें कहा कि इस एग्जांपल को देखें और एग्जांपल को देख के बताएं कि हमारी प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस प्रोविजन को कैसे लेके चलेंगे और इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। बेटा ये एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, थ्योरी की एग्जांपल है। मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं, मैं चाहता हूं कि ये एग्जांपल को आप स्कूल से जाएं और स्कूल से जाकर इस एग्जांपल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इसमें कोई न्यूमेरिकल वर्किंग नहीं होती, इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है। प्रोविजन की हमने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज कैसे करनी है, मैंने आपको बता दिया कि प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। मैंने आपको बता दिया जब हम पे करते हैं तो प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट। और फिर ये इसकी एग्जांपल नंबर 17, ये भी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि ये आप लोगों को मैं प्रोविजन बहुत डिटेल से करवा चुका हूं। और उसके मुताबिक कहता है कंपनी ने एक प्रोविजन की थी 3 लाख रुपए की और अब उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 2.5 लाख रुपया। तो अब चूंकि उसने 2.5 लाख पे करना है तो वो 3 लाख के अगेंस्ट वो 2.5 लाख को पे कर देगा। तो जब सब्सिक्वेंटली अगर प्रोविजन की जरूरत नहीं होगी तो प्रोविजन रिवर्स हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताई इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री क्या होती है और डिक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री क्या होती है। तो ये सब बातें हम जो है वो कर चुके हुए हैं। और फिर एग्जाम्पल नंबर जिस तरह पीछे बताई ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 19, तो आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 19 और एक आपके लिए जो ये वाली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15। ये बेटा 2 एग्जाम्पल जो है ये आपके लिए दिए जा रहा हूं। ये एग्जाम्पल जो है ये बताने के लिए है कि हमें प्रोविजन किस अमाउंट से रिकॉर्ड करनी है। और ये वाली जो एग्जाम्पल, ये तो कुछ भी नहीं, 15 तो कुछ भी नहीं है। ये वाली जो एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, मैंने एंट्रियां सारी आपको करवा दी हैं। और ये वाली एग्जाम्पल जो है ये हमारी प्रोविजन की एंट्रीज के लिए है कि सबसे पहले प्रोविजन बुक की तो उसने कहा एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, फिर उसने प्रोविजन को इंक्रीज किया, उसने कहा एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, फिर उसने कहा मैंने प्रोविजन को रिवर्स करना है तो अब प्रोविजन डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, सिर्फ इसमें फिगरें दी हुई हैं और उसके मुताबिक वो तमाम चीजों को लेकर चल रहा है। तो जनाब ये हमारी प्रोविजन की एंट्रीज है, ये आपके जुम्मे आ गई। और फिर यहां पर हमारे पास मैं प्रोविजन की आपको एंट्रीज अपनी सारी करवा चुका हूं। इससे पहले कि कोई बंदा ये कहे कि नहीं उस्ताद मोहतरम आप प्रोविजन की एंट्री नहीं कराई, ये देख लें इंक्रीज की एंट्री, ये देख लें डिक्रीज की एंट्री, इससे पहले कि और कोई बंदा नया इल्जाम लगाए, ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्रोविजन को क्रिएट करने की आपको सारी एंट्रीज जो है ये सारी आपके साथ करवा चुका हूं, बल्कि एक बकायदा केस लॉ के साथ करवा चुका हूं कि हमने किस तरह प्रोविजन क्रिएट की। आपने मुझसे ये 25,000 वाली भी एंट्री करवा ली। इससे पीछे भी आए तो मैंने आपके साथ यहाँ पर प्रोविजन को क्रिएट करते वक्त ये देखें अपना एक्सपेंस बुक किया और अपनी प्रोविजन क्रिएट की, तो हम ये सारी अपनी एंट्रीज जो है बड़ी डिटेल से कर चुके हैं। इसी एंट्रीज को इसीलिए करवाया था, शौकिया नहीं करवाया था, मुझे पता था कि ये आगे एंट्रीज आनी है, तो फिर आप इन प्रोविजन की एंट्रीज को आसानी के साथ मैनेज कर सकेंगे। जनाब लास्ट आर्टिकल 5 मिनट हमारे पास है और वो है ओके प्रोविजन के रिलेटेड। अब ये 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हैं, ये दोनों एग्जांपल्स आपने करनी है, बड़ी आसान सी छोटी छोटी सी एग्जांपल है, 5 मिनट का काम है सारा। डिस्क्लोजर अबाउट द प्रोविजंस, तो प्रोविजंस के डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, हमें हर प्रोविजन के मुतालिक बताना पड़ेगा कि मेरी ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी और मेरी क्लोजिंग प्रोविजन कितनी है, और फिर बताना पड़ेगा कि ओपनिंग प्रोविजन में इस साल क्या इजाफा हुआ जिसकी वजह से प्रोविजन बढ़ी और मेरी कितनी प्रोविजन यूज हो गई इसकी वजह से मेरी प्रोविजन कम हुई। मैंने कितनी प्रोविजन जो थी मैंने रिवर्स कर ली, ठीक है। और अगर मेरी प्रोविजन में कोई इजाफा होता है बिकॉज ऑफ दी मार्कअप रेट तो उसको भी हमें यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर उसने आपको इसका एक नोट नहीं दिया हुआ, लेकिन हम यहाँ पर अपना एक छोटा सा एक डेमो नोट बना लेते हैं जिससे आपको ये प्रोविजन से रिलेटेड उसका डिस्क्लोजर आ जाए। हमारे पास अगर कोई प्रोविजन है तो मैं बताऊंगा, मैं कहूंगा जनाब कि मैं उसका डिस्क्लोजर बना रहा हूँ। किसका डिस्क्लोजर बना रहा हूँ, मैं प्रोविजन का डिस्क्लोजर बना रहा हूँ। एक डिस्क्लोजर सीख लें, जिंदगी भर हर जगह थोड़ा सा क्यों छोटा करना है इसको, ठीक है जी। नाउ हाउ वी हैव टू मेक इट, हम सबसे पहले क्या कहेंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो मेरी प्रोविजन का ये ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद हमने प्रोविजन जो हमने इस दफा अपनी क्रिएट की, चार्ज की, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोविजन की उस ड्यूरिंग द ईयर की प्रोविजन को हमने इसमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद
जो हमने अपनी प्रोविजन जो इस साल में इस्तेमाल कर ली होगी, तो इसको अब जाहिर सी बात है, प्रोविजन किसी एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो हम कहते हैं यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने पहले ये प्रोविजन मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ये मैंने प्रोविजन फर्दर इस साल क्रिएट की जो मैंने यहां पर प्लस कर दिया, और फिर जो मैंने यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर की, तो ये प्रोविजन मैं यहां रेड से लिख रहा हूं, ये मैंने प्रोविजन यूज कर ली। ऐसे ही हो सकता है कि मैंने कोई प्रोविजन रिवर्स कर दी हो, रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर मैंने कोई प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर रिवर्स कर दी होगी तो वो भी इसमें से मनफी हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास प्रोविजन के अंदर जब हम एक पीरियड आगे जाते हैं तो वो मार्कअप का फाइनेंशियल फैक्टर उसमें ऐड हो जाता है, तो फिर हमने क्या करना है यहां पर उसका फाइनेंशियल कॉस्ट जो है, जो हमने चार्ज्ड, जो मर्जी वर्डिंग लिख लें, चार्ज्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी कि जब हमने एक पीरियड आगे लिया, जिस तरह हमारे पास वहां पे 1.5 लाख और 2 लाख का मार्कअप था, तो जो इस साल की हमारी प्रीवियस डिस्काउंट हुई थी, उनकी डिस्काउंटिंग को जब हमने आगे जाके दोबारा रिवर्स करना है, तो फिर वो चार्ज्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या हुई, तो वो जो प्रीवियन की अमाउंट होती है वो बेटा क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है। अब देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियन था, हमने उसके अंदर ड्यूरिंग द ईयर की प्रीवियन ऐड कर ली, वो प्रीवियन जो इस्तेमाल कर ली हमने उसको लेस कर दिया, वो प्रीवियन जो हमने रिवर्स करनी थी उसको हमने बीच में से रिवर्स कर दिया, और जब कोई प्रीवियन के ऊपर कोई मार्कअप की अमाउंट आनी थी उस प्रीवियन को हमने बीच में ऐड करके फिगर बता दी। अब ये हमारे पास क्या बचा, अब जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग बैलेंस। तो भाईजान ये है वो मूवमेंट जिसको स्टैंडर्ड ने कहा था कि मुझे क्या कहा था स्टैंडर्ड ने, मुझे ओपनिंग बैलेंस और मुझे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियन दो, और इनके माबैन जो मूवमेंट्स हुई हैं उसमें मुझे बताओ कि ड्यूरिंग द ईयर फर्दर प्रीवियन ऐड क्या हुई है, तुमने कितनी प्रीवियन यूज की है, तुमने कितनी प्रीवियन रिवर्स की है, तुमने कितनी प्रीवियन फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ बीच में एडजस्ट की है। हमने वही प्रीवियन का आपके सामने एक डेमो डिस्क्लोजर बना दिया जो हमारे पास प्रीवियन मौजूद थी, और उसी के मुताबिक हमने इसको यहां पे क्लियर कर दिया। इसके अलावा आपने हमें बताना है कि जो ये प्रीवियन है, ये जो मैंने प्रीवियन क्रिएट की हुई है, ये किस चीज की है, ये किस चीज की है, कब तक हमें लगता है कि हमें इसको सेटल करना पड़ जाएगा, और वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि इसकी अमाउंट या जो टाइमिंग है वो सर्टेन नहीं है। तो आपने 3 बातों का डिस्क्लोजर देना होता है कि आप बताएं कि ये ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी किसकी है। मैं कह सकता हूं कि जनाब जो ये प्रीवियन है, ये जो प्रीवियन है दैट प्रीवियन इज फॉर दी क्लीनिंग ऑफ द साइट विच इज बीइंग यूज्ड। ठीक हो गया, जो हमने इस्तेमाल की है उस साइट की क्लीनिंग की प्रोविजन है, और इसकी सेटलमेंट का पीरियड क्या है, ये आज से 2 साल के बाद हमें पे करके चलनी है। और फिर हमसे क्यों प्रोविजन कह रहे हैं, अमाउंट जो है इट वेरीज, इट्स रिहेबिलिटेशन अमाउंट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी आर बीइंग डिस्ट्रॉइंग द पार्क, और उस पार्क की जो डिस्ट्रॉइंग है उसके वर्किंग के साथ जो है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। चूंकि वो अमाउंट सर्टेन नहीं है, टुकी हुई नहीं है, उसमें इजाफा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो दिस इज द रीजन कि हम इसको कह रहे हैं कि जनाब हमें यहां पर इसको प्रोवाइड फॉर करना पड़ रहा है। अब बेटा इसके बाद आगे इसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। मैं अभी इन क्वेश्चंस के ऊपर आपके साथ नहीं आऊंगा, सर मैं अपनी देखना चाह रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पर ये कुछ हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, इसके ऊपर हम आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो यहाँ तक मैं आज की बात अपनी खत्म कर रहा हूँ आपके साथ, स्पेसिफिक प्रोविजंस के ऊपर मैं आपके साथ बाद में आऊंगा। यहाँ पर हमारे पास इसने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम पहले दे दिए, तो आज की डिस्कशन यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आप करेंगे, एक 19 और बाकी मैंने बात कही है। इस 19 क्वेश्चन के बाद मैंने आपको डिस्क्लोजर की बात करवाई है, तो इंशाल्लाह ताला ये एग्जाम्पल 19 अभी नहीं करेंगे, इससे 16 अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वन रेस्ट और बाकी तमाम चीजें हैं। तो ये हम यहाँ से जंप कर जाएंगे कहाँ पर, पहले हम इसको पढ़ेंगे 37 की स्पेसिफिक प्रोविजंस को, फिर हम वापस आके पढ़ेंगे क्योंकि वो जो पिछली एग्जांपल दी हुई है उसमें वनलेस कॉन्ट्रैक्ट भी और डीकमिशनिंग की लायबिलिटीज की बात भी है, उसका न्यूमेरिकल वो पहले दे गया एग्जांपल नंबर 16, और उसने थ्योरीज की बात में पढ़ाई है। तो कल आपके साथ स्पेसिफिक प्रोविजंस के ऊपर बात करूंगा। आज जो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं जाइएगा जाकर उनको सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कोई मसला तो नहीं है। Anybody has any question? You have the most, you have the full right that you can raise your hand, you can ask your question, ताकि अगर किसी की कोई बात किसी ने पूछनी है वो मुझसे पूछ ले, नहीं तो हम अपना लेक्चर कंक्लूड कर रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से, कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से रमज़ान की बाबरकत महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने की तमाम बरकतें समेटने की हमें हिम्मत दे और सबको कोरोना जैसी वबाई बीमारी से महफूज रखे। अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों का ख्याल रखें।
कोशिश करें कि इन दिनों के अंदर ये वो 2 दिन हैं जहाँ पर हर किसी की दुआ जो है वो कबूल होती है, और सातों आसमानों के दरमियान के अंदर जो कबूलियत के लिए अगर कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर वो कबूलियत के रास्ते भी खुल जाते हैं। खुल के अपने लिए दुआ करें, खुल के दूसरों के लिए दुआ करें। अपनी दुआ खुद को शायद कम लगती हो, लेकिन दूसरों की दुआ ज़रूर लगती है। अहमद साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक उनका कोरोना नेगेटिव नहीं है। उनके लिए खुसूसी दुआ करके चलें, और तमाम टीचर्स का, तमाम आपके जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उनका, और अपने वालिदैन को और सबको इस बाबरकत महीने में उनके लिए भी दुआएँ करें। उनके लिए भी आप पॉज़िटिविटी के साथ अपने अपने जज़्बात को, अपने दिल की अता गहराइयों से उनके लिए तमाम मुस्बत चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो लेकर आएँ। इंसान का काम है माँगना और रब का काम है देना, ठीक है? सो रब से माँगने में बेटा कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जितना मर्ज़ी आपके पास दिया हुआ हो, लेकिन रब का जो है फिर भी दर उतना ही खुला है। हम जितना भी माँग लें उसका दर जो है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आती। तो रमज़ान के महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने साथ अपना कोई तहैया भी करें कि आपने रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लासों को नहीं पढ़ना, बल्कि इस रमज़ान के महीने में खुसूसी तौर के ऊपर आपके पास बहुत टाइम होता है। लोग कहते हैं रमज़ान में टाइम कम होता है, मेरा इसके ऊपर विजन फ़र्क है। रमज़ान में बहुत टाइम होता है। तो आप अगर रमज़ान में अपने आप को शेड्यूल कर लें, तो आप बड़े अच्छे तरीके के साथ अपने रमज़ान के अंदर अपनी इबादत को भी लेके आ सकते हैं और पढ़ाई को भी लेके चल सकते हैं। बहुत सारे लोग यही बात करते हैं कि वो रमज़ान के महीनों में हम पूरे कुरान की तिलावत करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा तिलावत के साथ-साथ उसको समझना भी ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि कुरान की तफ़सीर को पढ़ने की, आप पढ़े-लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की तफ़सीर अवेलेबल है। एक-एक पारे को अगर आप पढ़ भी रहे हैं, तो साथ उसके लिए 20 मिनट अगर उर्दू में उसका तर्जुमा भी समझने की कोशिश करें, तो मेरा ख़्याल ये है कि वो ज़्यादा आपके दिलों पे असर करेगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही इसी शेड्यूल के साथ कल आपके साथ क्लास करेंगे। मेरी तो एनर्जी लेवल यही रहेगा, बस सिर्फ ये है कि हम पानी की बोतल नहीं पी सकेंगे, लेकिन इसके अलावा आई डू होप सो कि विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू इम्पार्ट यू द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला आप सबका हाफ़िज़ नाज़िर। थैंक यू।